हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कोर प्लस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई में लगे होंगे, राइट? क्योंकि एग्जाम्स जो आने वाले हैं, आज हम क्या करने वाले हैं देखते हैं। सबसे पहले कि आज की क्लास में हम कौन से नए केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको डिस्कस करेंगे, जिनके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे उन कॉन्सेप्ट्स को। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम चैप्टर शुरू कर चुके हैं बच्चे, कौन सा? क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3, राइट? क्लास 9th चैप्टर नंबर 3, जिसका टाइटल क्या है, राइट? चैप्टर का टाइटल क्या है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो इस चैप्टर के अंदर हमें क्या करना है? हमें पढ़ना है एटम्स के बारे में। एटम जो है वो वर्ड आखिर आया कहां से? किसने हमें बताया कि एटम नाम की कोई चीज भी हमारी दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करती है? ओके, तो हमें ये समझना है कि हम एटम किसे कहते हैं। देन हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स के बारे में कि आखिर ये जो सभी एटम्स हैं ये किस तरीके से कंबाइन होकर बनाते हैं मॉलिक्यूल्स। ओके, सो सबसे पहले हमने क्या किया बच्चे? हम हर एक चैप्टर को कनेक्ट करते हैं एक साथ, राइट? क्विक रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले हमने शुरुआत कहाँ से की थी? याद होना चाहिए आपको ये चीज कि हमने सबसे पहले पढ़ा है मैटर के बारे में, राइट? इन चैप्टर नंबर 1 जिसका टाइटल है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। हमारे आसपास कौन सी चीजें हैं जिन्हें हम कह सकते हैं मैटर, राइट? उसके बारे में हमने पढ़ा। मैटर क्या है? मैटर वो सभी चीजें हैं जो एक स्पेस को ऑक्यूपाई करती हैं और उनके पास होता है कुछ ना कुछ मास भी, राइट? फॉर एग्जाम्पल चेयर एक मैटर है, टेबल एक मैटर है, पानी वाटर जो हम पीते हैं जल, वो भी क्या है? वो भी एक मैटर है, राइट? एयर हवा, वो भी क्या है? एक मैटर है। ओके, तो हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर ये चीजों को डिस्कस किया कि कौन सी चीजें होती हैं मैटर, राइट? और वहीं पे हमने ये चीज भी सीखी कि जो ये मैटर है ये बना होता है किससे बच्चे? टाइनी पार्टिकल्स से, राइट? चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने जब डिस्कस किया कि आखिर जो ये सब मैटर है ये बन कैसे रहा है, कहां से बन रहा है, तो वहां पर हम ये पढ़कर आए हैं दैट मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। कितने छोटे पार्टिकल्स हैं ये पार्टिकल्स इतने ज्यादा छोटे हैं कि हम इन्हें नेक्ड आई से देख तक नहीं सकते, हमें दिखाई नहीं देते। ये पार्टिकल्स बहुत ही ज्यादा छोटे हैं, स्मॉल इन साइज हैं। ओके, देन हमने क्या देखा? हमने सेकेंड चैप्टर पे जब हम गए, इज मैटर अराउंड अस प्योर, तो वहां पे हमने ये सीखा कि मैटर को हम क्लासिफाई करते हैं 2 पार्ट्स में। कैसे क्लासिफाई किया था हमने? हमने हमारे मैटर को क्लासिफाई किया प्योर सब्सटेंस में या फिर मिक्सचर में। ओके, प्योर सब्सटेंस क्या है? वो सभी सब्सटेंस, वो सभी चीजें जिनके अंदर के टाइनी पार्टिकल्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, राइट? सभी मैटर किससे बने हैं? टाइनी पार्टिकल्स से बने हैं। तो वो सभी सब्सटेंसेस जिनके अंदर प्रेजेंट टाइनी छोटू से पार्टिकल्स सभी सेम होते हैं, सभी एक जैसे दिखते हैं, वो प्योर सब्सटेंस होता है। और मिक्सचर में क्या होता है? 2 या 2 से ज्यादा हम प्योर सब्सटेंसेस को
मिक्स करके, मिला के बना देते हैं एक मिक्सचर। यानी कि प्योर सब्सटेंस के अंदर तो सारे सभी के सभी पार्टिकल्स दिखते हैं सेम, एक जैसे, पर मिक्सचर के अंदर सभी पार्टिकल्स दिखते हैं हमें अलग अलग। डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन अ मिक्सचर। वहीं पे हमने देखा था कि प्योर सब्सटेंस की दो क्लासिफिकेशन होती है, एक तो एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड्स, राइट। अब ये जो एलिमेंट्स हैं ये एटम्स से बने हो सकते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स से। ये जो एलिमेंट हमने बात करी, ये एलिमेंट जो हैं ये किससे बनते हैं? यही एलिमेंट्स आपके बनते हैं एटम्स से, ओके। तो उन्हीं एटम के बारे में अब जब हम 2 से चैप्टर 3 पे आ गए तो अब हमें क्या समझना है? हमें ये समझना है कि ये एटम्स क्या चीज हैं। क्या है ये एटम? एटम को समझने की कोशिश हमें करनी है, ओके। देन हम मॉलिक्यूल्स को समझेंगे। तो एटम्स को समझने के लिए सबसे पहले हमें इंडियन फिलोसोफर महर्षि कन्नड और साथ में ग्रीक फिलोसोफर ल्यूसिफस ने क्या बताया? उन्होंने ये बताया कि अगर आप लेंगे किसी भी मैटर को, ओके, किसी भी मैटर को लीजिए, जिसे महर्षि कन्नड ने कहा किसी भी पदार्थ को लीजिए। मैटर को क्या कहेंगे हिंदी में? पदार्थ, ओके। फिर क्या करना है आपको? आपको इस मैटर को डिवाइड करते जाना है। कीप ऑन डिवाइडिंग दिस मैटर, तोड़ते जाइए, तोड़ते जाइए। पर कब तक? आखिर कब तक ये मैटर डिवाइड होता रहेगा? उस पॉइंट तक डिवाइड कर पाएंगे हम इस मैटर को। किस पॉइंट तक? जब तक हम पहुंच नहीं जाते एक सबसे छोटी यूनिट पे, स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्टिकल पे, स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्टिकल पे, राइट। जब तक हम पहुंच नहीं जाएंगे स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्टिकल पे, तब तक हम मैटर की करते रहेंगे डिवीजन, इसे डिवाइड करते रहेंगे, फर्दर तोड़ते रहेंगे, राइट। वो सबसे छोटी यूनिट, स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्टिकल, जिसके बाद डिवाइड नहीं कर पाए, उसे क्या कहा? एटम, राइट। वो कहलाता है एटम। ये हमें बताया था एंशिएंट फिलोसोफर्स ने। उसके बाद क्या आया? उसके बाद हमने पढ़ा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, राइट। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर दो लॉज हैं जो हमें अभी पढ़ने हैं, इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने हैं। सबसे पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या कहता है आखिर ये लॉ? समझ लीजिए। ये लॉ ये कहता है दैट मास ऑफ रिएक्टेंट हमेशा बराबर होगा किसके? मास ऑफ प्रोडक्ट के, ओके। क्या है ये? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो ये कहता है कि रिएक्टेंट का मास, मैं से m रिएक्टेंट लिख रही हूं, रिएक्टेंट का जो मास है सभी, वो हमेशा इक्वल होगा मास ऑफ प्रोडक्ट के, ओके। ऐसा क्यों है? बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ओके, ना तो हम मास को क्रिएट कर सकते हैं, नॉर डिस्ट्रॉयड, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं
इन अ केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन के अंदर मास ना आप बना सकते हैं ना ही घटा सकते हैं। इसका मतलब मास विल ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, वहीं से क्या आएगा, मास ऑफ रिएक्टेंट्स हमेशा इक्वल होगा टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। देन सेकंड पढ़ा था हमने क्या, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, या फिर आप कह सकते हैं डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये क्या कहता है, किसी भी केमिकल कंपाउंड के अंदर जो मास रेशियो है कि दो एलिमेंट्स की, वो हमेशा कांस्टेंट होती है। ओके, नेक्स्ट देन हमने पढ़ा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ओके, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अंदर क्या देखे, डिफरेंट पोस्टुलेट्स इन्होंने दिए हैं, किसके बारे में, एटम के बारे में। एटॉमिक थ्योरी दी कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्टिकल को हम कहते हैं एटम। जो सेम एलिमेंट के सभी एटम्स हैं वो एक जैसे, हूबहू एक जैसे दिखते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। वहीं अगर डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स हैं तो वो अलग अलग दिखते हैं, डिफरेंट दिखते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर सोडियम है, ठीक है, अगर आप इसके एटम्स को देखें तो वो सभी ऐसे आपको नजर आएंगे एक जैसे। ओके, वहीं अगर आप ले दूसरा एग्जाम्पल क्लोरीन का, तो क्लोरीन के एटम्स दिखेंगे कुछ ऐसे डिफरेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक एलिमेंट है, सोडियम क्या है, एक एलिमेंट है, राइट, तो उसके अंदर प्रेजेंट सभी एटम्स एक जैसे दिखते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, आइडेंटिकल मास होता है और सेम वे में रिएक्ट भी करते हैं, एक जैसे केमिकल रिएक्शन शो करते हैं सेम एलिमेंट के सभी एटम्स। वहीं अगर आप इन दोनों को देखिए, सोडियम के केस में एटम्स अलग दिख रहे हैं और क्लोरीन के केस में अलग दिख रहे हैं। मतलब एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, जो अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम हैं वो हैं डिफरेंट, अलग अलग हैं, उनका मास भी डिफरेंट है, केमिकल रिएक्शन भी डिफरेंटली करते हैं, तो ये डिफरेंट होते हैं। ओके, सो पूरी थ्योरी से हमें क्या समझ में आया, कंक्लूजन क्या आया, बताइए, सोचिए। ये आया कि एटम है एक बिल्डिंग ब्लॉक। क्या है एटम? बिल्डिंग ब्लॉक। किसका बिल्डिंग ब्लॉक? जैसे कि किसी भी बिल्डिंग, इमारत को बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ईंटों का यूज करते हैं, राइट, ब्लॉक्स का यूज करते हैं और उन्हें एक पे एक खड़ा कर करके एक बड़ी सी ह्यूज बिल्डिंग बनाते हैं, राइट। सेम उसी वे में किसी भी मैटर को बनाने के लिए, किसी भी बड़ी सी चीज को बनाने के लिए, जैसे कि टेबल, चेयर, बॉटल, राइट, किसी भी बड़ी सी चीज को बनाने के लिए जो हमारे मैटर है उन्हें बनाने के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स, उन ईंटों का काम कौन करता है? वो करता है हमारा एटम। यही है वो बिल्डिंग ब्लॉक जिसके कलेक्ट एक साथ खड़ा करते हैं। क्या? इन बिल्डिंग ब्लॉक से बनते हैं हमारे मैटर, एक के ऊपर एक चढ़ के बना देते हैं पूरा एक मैटर। अब देखते हैं आज क्या पढ़ने वाले हैं। अब हमने समझ लिया कि एटम होता क्या है, राइट, और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ने हमें ये भी बता दिया कि सेम अगर आपका एलिमेंट है, राइट,
इसने हमें क्या बताया, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ने, कि अगर सेम एलिमेंट है तो इसके अंदर प्रेजेंट सभी एटम्स आइडेंटिकल होते हैं, आइडेंटिकल होंगे, राइट। वहीं अगर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो इस केस में क्या होगा, डिफरेंट एलिमेंट्स के अंदर जो है डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स होंगे, राइट। अब हमने ये देख लिया कि सेम एलिमेंट में सेम एटम्स और डिफरेंट एलिमेंट्स में डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब हमें ये सीखना है कि जो ये एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, काफी सारे। एज ऑफ नाउ हमारे पास है 118 एलिमेंट्स, 118 एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं, राइट। अब हमें क्या पता लगाना है, हमें ये पता है कि जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, मतलब ये जो 118 एलिमेंट्स हैं, इन सभी के एटम्स अलग अलग दिखते होंगे, राइट। पर जब हमें इन्हें रिप्रेजेंट करना है, किसे, एक किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को, अब उस एलिमेंट को बताने के लिए मुझे क्या जरूरत पड़ेगी, उस एलिमेंट को दिखाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए क्या बोल सकते हैं, टू रिप्रेजेंट एन एलिमेंट मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे एक सिंबल चाहिए। क्या चाहिए, एक सिंबल। सिंबल का मतलब क्या, जैसे कि हम कई सारे साइंस और सिंबल को यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल, आप जब भी कार चला रहे होते हैं तो रेड लाइट पे क्या देखते हैं, लाइट रेड है मतलब स्टॉप होना है, येलो है वेट कीजिए, ग्रीन है तो दौड़ा लीजिए गाड़ी, राइट। तो इसी तरीके से वो सिंबल्स रेड, येलो, ग्रीन, जो रेड लाइट के सिंबल्स हैं वो हमें बताते हैं डिफरेंट सिग्नल्स, साइन, कि अभी आप जा सकते हैं, अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा, राइट। उसी तरीके से जब भी हम कोई रिएक्शन को लिखेंगे, जब भी हमें बताना है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वाटर बना रहा है, राइट, तो हमें क्या जरूरत पड़ेगी, हमें वहां पर जरूरत पड़ेगी उस एलिमेंट के एक सिंबल की, जिससे हम इजीली उसको रिप्रेजेंट कर पाएं। तो अब हमें वो सीखना है कि वो सिंबल्स हमें कैसे मिलते हैं, क्या सिंबल होता है हर एक एलिमेंट का। मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट्स के हमें सिंबल्स सीखने हैं। Dalton was the first scientist to use this symbol for elements. Dalton जिन्होंने हमें दी एटॉमिक थ्योरी, उन्होंने ही हमें सबसे पहले बोला कि हम सिंबल्स का यूज करते हैं फॉर डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट को दिखाने के लिए सिंबल्स का यूज करते हैं। A symbol for an element shows one atom of that element. अब ये भी डिसाइड कर लिया कि जो एक सिंबल है वो ये दिखाएगा कि उस एलिमेंट का एक एटम प्रेजेंट है। एक जो सिंबल है वो हमें डेफिनेट अमाउंट दिखा रहा है किसी भी एलिमेंट का। क्या बोल सकते हैं हम ये लिख सकते हैं दैट symbol represent definite amount of element। इसका मतलब एक जो सिंबल है वो हमें एक डेफिनेट अमाउंट दिखाता है, शो करता है किसी भी एलिमेंट का। फॉर एग्जाम्पल हमेशा क्या होगा,
जब भी हम एक एलिमेंट का सिंबल यूज करेंगे वो हमें दिखाएगा एक एटम की क्वांटिटी, राइट, कि वो एक एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है वो सिंबल। नेक्स्ट चलते हैं। तो अब देखते हैं, Berzelius suggested that the symbols of element can be made from one or two letters of the name of element। इन्होंने क्या कहा कि हम एक या दो लेटर्स एलिमेंट के नेम से लेकर उसका सिंबल बना देते हैं। जैसे हाइड्रोजन है तो उसका H ले लेते हैं, राइट, एक या दो लेटर्स। जैसे हाइड्रोजन है तो इसके नेम से एक लेटर उठा लो, एक लेटर उठा लो और इसका सिंबल बना दो। ओके, ऐसे ही अलग अलग सिंबल्स हमने डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए बनाए हैं। अब ये देखिए, ये क्या है, ये ओल्ड कन्वेंशन है। मतलब ये है पुराना तरीका, पुराने सिंबल्स। अब हम इन्हें यूज नहीं करते, पर ये पुराना तरीका है। हाइड्रोजन का सिंबल कुछ ऐसा बनाया जाता था, कार्बन का ऐसे, देन वी हैव ऑक्सीजन का सिंबल, ठीक है, फॉस्फोरस। सो बेसिकली हम ओल्ड टाइम्स में, एंशिएंट टाइम्स में क्या करते थे, जो एलिमेंट होता है उसके लिए हम एक साइन काइंड ऑफ बना देते थे। जैसे कि अगर हम एक राउंड सर्कल बना के उसके बीच में एक डॉट बना दें, ओके, तो जब भी हम ऐसे बनाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि हमने हाइड्रोजन रिप्रेजेंट किया है। क्या रिप्रेजेंट किया है? हाइड्रोजन। ओके, सिमिलर वे में सपोज मैंने एक ऐसे सर्कल बनाया और ये एक सिंबल बना दिया, तो अब इस सिंबल का क्या मतलब है? क्या ये रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है फॉस्फोरस, पी, कि फॉस्फोरस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस सिंबल का यूज करेंगे। ओके, तो ये क्या है? ओल्ड कन्वेंशन है। देखिए सल्फर का सिंबल कैसा है? ऐसा एक सर्कल के अंदर, देन हमने क्रॉस बना दिया। देन आयरन, सर्कल बना के उसके अंदर हमने लिख दिया कैपिटल आई। सेम फॉर कॉपर, हमने एक सर्कल ड्रॉ करा, उसके अंदर हमने लिखा सी, तो वो पूरा सिंबल किसका बन गया? कॉपर का। देन लेड के लिए भी हमने सर्कल बना के कैपिटल एल, वो लेड का सिंबल हो गया। देन सिल्वर, सर्कल बना के एस, सिल्वर का सिंबल हो गया। गोल्ड, प्लैटिना, मर्क्यूरी, ठीक है, ये क्या है? ओल्ड सिंबल है, ओल्ड कन्वेंशन है। अब जरा सोचिए, क्या इन सभी सिंबल्स को आप याद रख सकते हैं? यस और नो। सो मोस्टली लोग रिप्लाई करेंगे नहीं। मैं खुद यही कहूंगी कि भाई मैं इतने सारे अलग अलग, और ये देखिए ये तो सिर्फ हमारे पास कितने हैं? ये तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अभी 12 एलिमेंट्स है, राइट, पर हमें याद कितने रखने पड़ेंगे? हमें याद रखने पड़ेंगे 118 एलिमेंट्स। ओके, तो अगर हम हर एलिमेंट को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरीके से एक सिंबल बना के उसे दिखाएंगे, तो वो बहुत ही ज्यादा हमारे लिए क्या हो जाएगा? टफ हो जाएगा, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। हम इतने डिफिकल्ट सिंबल्स को याद कभी भी नहीं रख सकते। ओके, तो इसी को हमें क्या करना है? अब आसान बनाना है, राइट, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है। तो इसीलिए ही फिर बर्जेलियस ने क्या सजेस्ट किया? उन्होंने ये कहा कि आप ऐसा कीजिए, जो भी एलिमेंट का नाम है, जो भी एलिमेंट का नाम है, उस नाम के अंदर से ही आप
एक या दो लेटर्स लेके उसका सिंबल बना दो, जिससे कि क्या रहेगा कि उस सिंबल को हमें याद करना जो है, मेमोराइज करना, वो हमारे लिए आसान, इजी बन जाएगा। जैसे कि नेम्स ऑफ सम एलिमेंट्स वर डिराइव फ्रॉम नेम ऑफ द प्लेस। कुछ एलिमेंट्स के साथ क्या था, कुछ एलिमेंट्स का नाम हमने कैसे रखा, फ्रॉम द प्लेस, जहां से वो हमें मिले, जहां पे वो फाउंड किए गए। तो जैसे कि सिप्रस से हमें मिला क्या, कॉपर। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, कॉपर। सिप्रस में पाया गया सबसे पहले, इसीलिए उसका नाम कॉपर रख दिया। कॉपर वॉज टेकन फ्रॉम सिप्रस। सम नेम्स वर टेकन फ्रॉम स्पेसिफिक कलर्स। कुछ नाम कैसे रखे हमने, कलर के बेस पे। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड। गोल्ड हमें कैसा लगता है, एक तो चमकदार लगता है, राइट, शाइन करता है, लस्टर होता है गोल्ड में, और साथ में ही वो हमें येलो भी लगता है, राइट। तो इसका गोल्ड का जो नाम है वो कहां से आया, उसके कलर से। जो इसका येलो कलर है, इस येलो कलर की वजह से ही इसका नाम पड़ा गोल्ड। Many of the symbols are the first one or two letters of the element's name in English. Okay, maximum जो हम symbols use करते हैं अपने elements को represent करने के लिए, उनके symbols हमने कहाँ से निकाले, उस element के name में से 1 या फिर 2 letters लेके हमने उसका symbol बना दिया। The first letter of a symbol is always written कैपिटल। ठीक है, हम क्या करेंगे, जो भी हम सिंबल लिखेंगे उसका जो फर्स्ट लेटर होगा उसको हमेशा आपको कैपिटल में, अपर केस में लिखना है, और जो सेकंड लेटर है उसे लिखना है लोअर केस, स्मॉल में। ओके, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, यहां पर देखिए हमारे पास है हाइड्रोजन। कैसे हमने इसका सिंबल डिसाइड किया, हमने ले लिया इसका फर्स्ट लेटर H, तो ये इसका सिंबल बन गया। उसी तरीके से हमने क्या किया, मैग्नीशियम। अब यहां क्या किया, मैग्नीशियम के केस में फर्स्ट 2 लेटर्स नहीं बल्कि फर्स्ट और थर्ड लेटर्स हमने उठाए, फर्स्ट थर्ड, और इसका नाम हो गया, मैग्नीशियम का सिंबल आ गया Mg। ठीक है, सिमिलर वे में हाइड्रोजन का सिंबल है H, एल्यूमिनियम का क्या है Al। अब आपको A और L दोनों ही अपर केस में नहीं लिखने, कैपिटल में नहीं लिखने। फर्स्ट जो लेटर है वो आएगा कैपिटल में और जो सेकंड लेटर है वो स्मॉल में। सो एल्यूमिनियम के लिए सिंबल क्या होगा, ये होगा Al, ना कि ये। इसमें क्या कर दिया, गलत क्या हो गया कि हमने दोनों लेटर्स को, जो 2 लेटर का सिंबल है Al, हमने दोनों ही लेटर्स को कैपिटल में दिखाया है, जो कि हमें नहीं करना। ओके, ये रॉन्ग सिंबल बन गया। देन कोबाल्ट, कोबाल्ट के लिए भी सेम 2 फर्स्ट लेटर्स हमने लिए हैं CO। अब CO जो है वो दोनों ही कैपिटल में नहीं लिखे जाएंगे, फर्स्ट लेटर होगा आपका कैपिटल में अपर केस में और सेकंड होगा स्मॉल में लोअर केस में। तो ये जो है ये रॉन्ग हो जाएगा और सही सिंबल क्या है कोबाल्ट के लिए, CO। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। Symbols of some elements are
formed from the first letter name and a letter appearing later in the name। मतलब वही बात हो गई, कुछ के लिए तो हमने क्या किया है, सीधा उठा लिए उनके पहले दो लेटर्स और फर्स्ट को लिखा कैपिटल में और सेकंड को स्मॉल में और उसका सिंबल बना दिया। लेकिन कुछ के केस में हमने क्या किया है, फर्स्ट लेटर तो लेना ही है, वो तो लिया ही, पर सेकंड की जगह हमने कोई दूसरा आगे आने वाला लेटर उठा लिया। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन। अब क्लोरीन के केस में हमने क्या किया, अगर हम लेते फर्स्ट टू लेटर्स टू रिप्रेजेंट दिस, इसका सिंबल पहले दो से बनता, तो इसका सिंबल क्या होना चाहिए था, CH, है ना, CH हो जाता क्लोरीन का सिंबल, पर इसका सिंबल असल में है क्या, Cl, राइट। CH क्या है, रॉन्ग है। तो इस केस में हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने पहला फर्स्ट लेटर तो लिया है लेकिन सेकंड को हमने छोड़ दिया, उसे नहीं लिया, उसकी जगह पे हमने यूज किया है थर्ड लेटर। ओके, देन जिंक। जिंक की बात करें तो अगर हम फर्स्ट टू लेटर्स को लेते तो जिंक का सिंबल क्या बन जाता, ZI, पर असल में सिंबल क्या है जिंक का, ZN, ZI रॉन्ग है। तो जिंक के केस में भी हमने क्या किया है, फर्स्ट और थर्ड लेटर को लेकर इसका सिंबल बनाया है। Other symbols have been taken from the name of element in Latin, German और Greek। कुछ सिंबल्स कैसे लिए जाते हैं, जैसे हमने देखा मोस्टली सिंबल्स के नेम हम डिराइव करते हैं फ्रॉम देयर इंग्लिश नेम, इंग्लिश नेम से हमने सिंबल्स बनाए हैं। बट सम केसेस में ऐसा कभी कभार कुछ कुछ के केस में हमने क्या कर दिया कि हमने उनके लैटिन, जर्मन या ग्रीक नेम से उनके सिंबल्स को डिराइव किया, उनके सिंबल्स हमने निकाले हैं। ओके, जैसे कि आयरन की बात करें तो आयरन का सिंबल कहां से आया, उसके लैटिन नेम से। देखिए आयरन क्या था, आयरन उसका इंग्लिश नेम था, अगर यहीं से आना होता तो हम आयरन का सिंबल दे देते IR, सिंपल था, बट ऐसा नहीं है। हमने क्या किया, आयरन का लैटिन नेम है फेरम, उस फेरम से हमने निकाला है इसका सिंबल, क्या निकाला है, FE। आयरन का सिंबल क्या है, FE, जो कि आया है उसके लैटिन नेम से, फेरम से। उसी तरीके से हम देखते हैं सोडियम का जो Na सिंबल हमारे पास आया, सोडियम तो हमारा इंग्लिश नेम था, यहां से हम दे सकते थे SO सिंबल बना देते इसका, पर हमने कहां से लिया, इसके लैटिन नेम नेट्रियम से। ठीक है, नेट्रियम से हमने लिया है Na, सोडियम का सिंबल। ओके, सेम वे में पोटेशियम के केलियम से। ठीक है, तो कुछ हमारे पास एक्सेप्शंस भी हैं नेम के अंदर। अब देखिए, अब हमने समझ लिया है क्या कि हम किसी भी एटम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, किसी भी एलिमेंट के एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, किसी भी एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका सिंबल लिखते हैं। ओके, और वो सिंबल क्या दिखाता है, वो दिखाता है वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट, एक एटम को दिखाता है, फिक्स्ड क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है हमारा सिंबल। अब आगे हमें क्या देखना है, एटॉमिक मास। देखो, सबसे पहले जब हमें किसी चीज के बारे में पता चलता है, किसी इंसान के बारे में ही अगर हमें पता चलता है, तो सबसे पहले क्यूरोसिटी क्या होती है दिमाग में
ये होती है कि इसका नाम क्या है, राइट, कौन है ये। उसी तरीके से जब एटम आया तो हमारे दिमाग में उसके बारे में अलग अलग सवाल पैदा हुए। सबसे पहले हमने ये जानने की कोशिश करी आखिर ये है क्या चीज, कहाँ से आ गया ये, क्यों हमें इसे पढ़ना है, राइट। इन सभी चीजों का हमने जवाब ढूंढा, जहां से हमें ये पता चल गया कि एटम तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्टिकल है किसी भी मैटर का। देन हमने क्या किया, सेकेंड हम आए उस एटम के रिप्रेजेंटेशन में। जैसे कि हमारी क्लास में अगर बहुत सारे बच्चे हैं तो हर कोई बच्चा जाना जाता है अपने नाम से, ओके। उसी तरीके से हर एक एलिमेंट को भी हम जानते हैं उनके नाम से। जैसे कि तुम हाइड्रोजन हो, तुम ऑक्सीजन हो और आप सोडियम हैं, राइट। अब उसी तरीके से हमें क्या जानना था कि भाई कोई शॉर्ट वे भी दे दीजिए। अब हमारे लिए पॉसिबल नहीं है इतने सारे नामों को याद करना, राइट। इसीलिए हमें शॉर्ट मेथड चाहिए था, सिंबल्स चाहिए थे उन सभी एलिमेंट्स के। फॉर एग्जाम्पल क्लास में अगर किसी बच्चे का नाम टीचर भूल जाती है तो हम क्या करते हैं, रोल नंबर से कॉल कर सकते हैं, राइट। रोल नंबर्स दिए जाते हैं 1 2 3 4 5 6। तो उसी तरीके से हमने भी नेम से क्या डिराइव कर दिए, सिंबल। थोड़ा सा इजी, क्योंकि 118 एलिमेंट्स हैं हमारे पास, तो हम जब भी लिखेंगे, अब अगर मैं बार बार एटम का नेम लिखूंगी तो मेरा कितना ज्यादा टाइम जाएगा, राइट। मैं हर बारी लिखूंगी हाइड्रोजन इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन। अब मैं क्या करूंगी, हर बारी नाम, कंप्लीट नेम नहीं लिख के एलिमेंट का, उसका सिंबल लिख दूंगी H react with this, H is losing electron, H is gaining electron। ऐसे मैं अपने काम को आसान बना रही हूँ एलिमेंट का सिंबल यूज करके, ओके। अब नेक्स्ट क्या पढ़ना है कि वो जो एटम है जिसके बारे में हमने जान लिया, उसे पहचान लिया, आखिर इसका मास क्या होता है, व्हाट इज एटॉमिक मास। ईच एलिमेंट हैज अ कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास। हर एक एलिमेंट का एक स्पेसिफिक एटॉमिक मास होगा, यानी कि एक ऐसा मास जो उस एलिमेंट का एक एटम रिप्रेजेंट करेगा। जब भी आप लिखेंगे एक H, आपने लिख दिया एक H। अब कहीं पे भी जब आप इस एलिमेंट का सिंबल H लिख रहे हैं तो आप क्या दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर प्रेजेंट है हाइड्रोजन का एक एटम, राइट। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये जो वन एटम ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट है, इसका मास क्या है, क्या है इसका मास, वो है एटॉमिक मास, ठीक है। हर एलिमेंट का क्या होगा, हर एक एलिमेंट का एक कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास होता है। उसको डिफाइन कैसे करते हैं हम, वन एटॉमिक मास यूनिट। वन एटॉमिक मास यूनिट क्या है, 1 AMU। ये एक तरीके की यूनिट है आपके एटम का वजन करने के लिए। जैसे कि अगर हम अपना वेट करते हैं, हम बोलते हैं हमारा वेट 50 kg है, राइट। तो उसमें kg क्या है, kg क्या है वहां पे बताइए। अगर सपोज हम अपना वेट करते हैं, मैंने अपना वेट किया, मैंने लिख दिया 50 kg इज माई वेट। तो यहाँ पर kg क्या दिखाता है, क्या दिखाता है kg। आप कहेंगे मैम मेजरमेंट की यूनिट है, जो आप वजन करना चाहते हो उसकी यूनिट है kg, राइट, किलोग्राम्स। उसी तरीके से जो हमारे एटम का वजन है, जब हमें एटम का मास चाहिए तो उसकी मेजरिंग यूनिट क्या है, किस में उसे नापा जाएगा, तोला जाएगा, उसे मेजर किया जाएगा 1 एटॉमिक मास यूनिट में, ठीक है। 1 एटॉमिक मास यूनिट 1 AMU।
ठीक है, क्या है 1 AMU, 1 हटा देते हैं, हम लेते हैं एटॉमिक मास यूनिट, AMU लिखते हैं हम इसे। ये क्या दिखाता है, AMU एटॉमिक मास यूनिट हमें किसी भी एलिमेंट के मास को रिप्रेजेंट करता है। ओके, अब 1 एटॉमिक मास यूनिट का क्या मतलब है, अगर मैं लिख दूं 1 kg तो उसका मतलब क्या है, वैसे ही हमें समझना है कि 1 एटॉमिक मास यूनिट का मतलब क्या है, 1 AMU। 1 AMU से हम क्या समझेंगे कि आखिर कितना वजन, कितना मास है। Is the mass unit equal to exactly 1/12 the mass of 1 atom of carbon 12? तो 1 AMU में कितना वेट है, उतना वेट है जो कि बराबर है 1/12 of mass of 1 atom of carbon 12। कार्बन 12 का हमने एक एटम लिया और उसका मास करके उसे 1/12 कर दिया, तो उतना जितना वो मास आया वो किसके बराबर होगा, एक एटॉमिक मास यूनिट के। यहां से समझिए, हमने क्या लिया, कार्बन 12। ओके, कार्बन एलिमेंट लिया जिसके आइसोटोप्स पॉसिबल हैं। अभी समझ नहीं आएगा आइसोटोप क्या होता है, वो हम अभी लेक्चर के जो एंड हमारा चैप्टर का है वहां पे डिस्कस करेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा। अभी इतना समझ लेते हैं कि कार्बन जो है 2 अलग अलग तरीके से पॉसिबल है हमारे पास, जिसमें कि एक है कार्बन 12 जिसका नाम है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें ये लेना है, ये एलिमेंट लेना है कार्बन 12। अब हम इसका 1 एटम लेंगे, ठीक है, और इसका मास कर लेंगे, और फिर जो मास हमारे पास आएगा इस कार्बन 12 का, उसका हमें करना है 1/12। क्या करना है, ये जो मास आया इसका आप कर दो 1/12, तो वो किसके बराबर आ जाता है, वही कहलाता है 1 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो जब भी हमसे पूछा जाएगा 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या है, तो हम क्या कहेंगे, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू द मास ऑफ 1/12 ऑफ 1 कार्बन एटम ऑफ कार्बन 12। किसका, 1 एटॉमिक मास वो मास है जो बराबर आता है किसके, कार्बन 12 आइसोटोप के 1 एटम के 1/12 के। 1 AMU is equal to 1/12 of 1 atom कार्बन 12 मास ऑफ। ठीक है, तो 1 एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर है, कार्बन 12 जो है उसका अगर आप एक एटम ले लेंगे, उसका मास करेंगे और उसका 1/12 कर देंगे तो 1 AMU आ जाएगा। The relative atomic masses of all elements have been found with respect to an atom of carbon 12। तो हमने मेजरिंग यूनिट किसको ले लिया, कार्बन 12 को, और उसके रिस्पेक्ट में, उसकी तुलना में ही सारे के सारे एलिमेंट्स का मास कैलकुलेट किया है। The relative atomic mass of the atom of an element is defined as the average mass of atom as compared to 1/12 mass of 1 carbon atom। तो हमने किसे यूज किया है, कार्बन एटम को, कार्बन 12 के 1 एटम को अपने एटॉमिक मासेस डिफरेंट एलिमेंट्स के कैलकुलेट करने के लिए। एटॉमिक मासेस ऑफ फ्यू एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स का एटॉमिक मास देख लेते हैं। अब ये जो एटॉमिक मास है ये हमें
याद भी रखना है बच्चे, हमें क्या रखना है, इन्हें याद रखना है। ओके, इससे हमें लर्न करना है। क्यों लर्न करना जरूरी है? क्योंकि अभी जो हम एटॉमिक मास पढ़ रहे हैं, राइट, इन सभी वैल्यूज को जब हम एटम्स को साथ में मिलाकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, तो वहां पर जब हमें उन मॉलिक्यूल्स का मास कैलकुलेट करना पड़ता है, तो वहां पे हम यूज करते हैं इन एटॉमिक मासेस को। तो इसीलिए हमें याद रखना पड़ेगा कि किस एलिमेंट का कितना एटॉमिक मास होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हाइड्रोजन है, जिसके लिए एटॉमिक मास होता है 1। AMU कितना है? 1। देखो AMU एटॉमिक मास यूनिट, या फिर आप सिंपली इसे U से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो एटॉमिक मास यूनिट को। देन कार्बन का कितना है? 12U। नाइट्रोजन 14U। ऑक्सीजन का कितना है? 16U। सोडियम 23U। मैग्नीशियम 24U। सल्फर 32U और क्लोरीन 35.5U। कैल्शियम 40U। ठीक है, तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जिनका हमें एटॉमिक मास बताया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट। चलो, एटम्स के बारे में काफी डिस्कस कर लिया, एटम्स क्या होते हैं, कैसे प्रेजेंट होते हैं, सब कुछ देख लिया। अब ये देखना है कि ये एटम्स जो हैं, जिन्हें हम कह रहे हैं कि ये किसी भी मैटर के अंदर प्रेजेंट स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, राइट। बिल्डिंग ब्लॉक भी बोल रहे हैं कि एटम जो है मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक है। अब हमें देखना है कि ये एटम्स जो है ये एग्जिस्ट कैसे करते हैं, नेचर में पाए कैसे जाते हैं। हाउ डू दे एग्जिस्ट? एटम ऑफ मोस्ट एलिमेंट्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। यानी कि हमें बता रहा है कि एटम्स जो हैं इंडिपेंडेंटली नहीं रह पाते, एग्जिस्ट नहीं कर पाते। कैसे? अकेले अकेले। लेकिन सभी के लिए नहीं बोल रहा, ऑल एलिमेंट्स कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ऐसा नहीं बोला। कुछ के लिए, मोस्टली जो है, मतलब मोस्ट ऑफ एलिमेंट्स, ज्यादातर एलिमेंट्स के एटम्स जो हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पाते, अकेले रहना उन्हें पसंद नहीं होता। लेकिन कुछ, देखो कुछ तो बचे, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, राइट, सम एलिमेंट्स atoms exist independently। ठीक है, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स क्या है कि उनके एटम्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके एटम्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्या? नोबल गैसेस। ठीक है, नोबल गैसेस के एटम्स जो हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर होती है काफी ज्यादा स्टेबिलिटी। अब यहाँ वापस आइए, इंडिपेंडेंटली तो एग्जिस्ट नहीं कर पाते ज्यादातर एलिमेंट्स के एटम्स। अब कैसे एग्जिस्ट करेंगे भाई? अकेले नहीं रह पाएंगे, तो किसी का साथ तो जरूर चाहिए। पर कौन देगा इनका साथ? एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। ये क्या करेंगे? जो आपके एटम्स हैं या तो बनाएंगे मॉलिक्यूल्स या फिर बनाएंगे आयंस। ओके, अब हम इन दोनों चीजों को भी पढ़ेंगे डीप में अच्छे से कि मॉलिक्यूल्स क्या हैं, कैसे बनाए जाते हैं, और आयंस किसे कहते हैं, और ये आयंस हमारे एलिमेंट्स से आखिर बनते कैसे हैं।
these molecules or ions aggregate in large number to form the matter that we can see, feel और touch। वही बता रहे हैं कि जो ये एटम्स हैं, एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो मिलकर क्या बना देते हैं, या तो मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस। जब ये मॉलिक्यूल्स और आयंस एग्रीगेट होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा नंबर में बनके एक साथ मिलके क्या फॉर्म करते हैं, आपका मैटर बनाते हैं, अलग अलग मैटर, अलग अलग चीजें बनाते हैं। सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज मॉलिक्यूल। अब ये तो पता चल गया हमें क्या, कि जो मॉलिक्यूल्स हैं ये बनते कहाँ से हैं, क्योंकि हमने देखा कि एटम अकेले अकेले नहीं रह पाता, इसीलिए वो साथ में मिलकर बनाता है मॉलिक्यूल्स। तो हमें पता है मॉलिक्यूल बनेगा किससे, एटम से बनेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय एटम्स। मॉलिक्यूल्स किससे बनेंगे, एटम्स से बनेंगे। अ मॉलिक्यूल इज ए ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स। अब वो 2 एटम्स या 2 से ज्यादा एटम से भी बन सकता है, दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। ठीक है, ये जो एटम्स हैं, जो एटम्स हैं जिन्होंने साथ में मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाना है, उन एटम्स के बीच में क्या प्रेजेंट होना चाहिए, इन एटम्स को केमिकली बॉन्ड करना है, यानी कि एक केमिकल बॉन्ड बनाना पड़ेगा एटम्स को अपने बीच में, ताकि वो फॉर्म कर सके एक मॉलिक्यूल। जैसे कि सपोज मैंने यहां लिया X। X जो एटम है ये किसी भी एलिमेंट का हो सकता है। ठीक है, अब इस X को क्या बनाना है, इस X को बनाना है एक मॉलिक्यूल। तो इसने क्या किया, Y के साथ एक केमिकल बॉन्ड फॉर्म कर दिया। क्या फॉर्म किया, केमिकल बॉन्ड। ओके, अब क्या बन गया, ये जो 2 एटम्स थे X और Y, इन्होंने साथ में मिलकर बनाया XY का मॉलिक्यूल। ठीक है, क्या बना दिया, XY का मॉलिक्यूल बना दिया। इन अ मॉलिक्यूल एटम्स आर टाइटली हेल्ड टुगेदर बाय अट्रैक्टिव फोर्सेस। जो हम बोल रहे हैं इनके बीच में क्या होना चाहिए, एक केमिकल बॉन्ड होना चाहिए। ये बॉन्ड ही क्या देगा इसे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, इन दोनों एटम्स के बीच में कोई फोर्स तो लगना चाहिए, कोई अट्रैक्शन तो होना चाहिए, राइट। जब दोनों अगर एक दूसरे को पसंद ही नहीं करेंगे तो मॉलिक्यूल कैसे बन जाएगा, फिर तो दूर दूर ही रहेंगे दोनों एटम्स एक दूसरे से, राइट। जब X और Y के बीच में कोई अट्रैक्शन होगा, राइट, कोई लव होगा, तभी तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करके साथ में XY मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होना एटम्स के बीच में जरूरी है। A molecule can be defined as the smallest particle of an element or a compound that is capable of an independent existence and show all the properties of that substance. अब किसी भी कंपाउंड के अंदर या फिर हो सकता है किसी एलिमेंट के अंदर भी क्या होगा, हमारा एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। एलिमेंट या फिर कंपाउंड दोनों के ही अंदर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, जो कि आपके एलिमेंट या फिर कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को इंडिपेंडेंटली भी शो कर सकते हैं। Atoms of same elements or different elements can join together to form
मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल्स कैसे हो सकते हैं? दो तरीके के हमारे पास मॉलिक्यूल्स पॉसिबल हैं। एक तो देखो, अगर सेम एलिमेंट के एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट अगर साथ में मिलकर बनाते हैं एक मॉलिक्यूल, राइट। अब मॉलिक्यूल कैसे बन सकता है? दो तरीके से, या तो एक सेम एलिमेंट के ही एटम्स आपस में जुड़ के मॉलिक्यूल बना सकते हैं, फर्स्ट, या फिर सेकंड क्या पॉसिबल है कि डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम साथ में मिलकर बना दे मॉलिक्यूल। ठीक है, तो हमारे पास मॉलिक्यूल दो तरीके से पॉसिबल है, बनाया जा सकता है, या तो एक सेम एलिमेंट के ही एटम साथ में कंबाइन हो जाएं, या फिर डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स साथ में कंबाइन होकर बनाए क्या? एक मॉलिक्यूल। अब दोनों का एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, ठीक है, तो हाइड्रोजन के केस में क्या होता है? दो हाइड्रोजन एटम्स साथ में कंबाइन होके, साथ में केमिकली कंबाइन होके बनाते हैं H2 मॉलिक्यूल। क्या बनाते हैं? दो हाइड्रोजन एटम्स साथ में कंबाइन होके H2 मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, राइट। तो ये जो मॉलिक्यूल है H2 मॉलिक्यूल, इसके अंदर क्या है? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट प्रेजेंट हैं, एक ही एलिमेंट के एटम्स हैं। अब सेकंड देखते हैं, H2O, वाटर का एग्जाम्पल। वाटर के केस में क्या हो रहा है? दो तो हाइड्रोजन के वाटर में क्या होगा? देखो, हाइड्रोजन के जो एटम हैं दो H2 है ना, राइट। हाइड्रोजन के जो दो एटम्स हैं ये केमिकली कंबाइन करेंगे ऑक्सीजन के एक एटम के साथ और फॉर्म करेंगे H2O। तो इस केस में, वाटर के केस में जो मॉलिक्यूल बना, क्या मॉलिक्यूल बना? वाटर मॉलिक्यूल, राइट। जो वाटर मॉलिक्यूल हमारा बना, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर प्रेजेंट हैं एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। दो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स प्रेजेंट हैं। बताइए जरा कौन कौन से दो एलिमेंट्स हैं? इसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स प्रेजेंट हैं। एक तो है हाइड्रोजन और दूसरा है ऑक्सीजन, राइट। इन दोनों ही डिफरेंट एलिमेंट्स ने साथ में मिलकर बनाया है ये मॉलिक्यूल। सो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं और बहुत सारी चीजें मॉलिक्यूल्स के बारे में जानेंगे, और डीप में कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, राइट। मोल कॉन्सेप्ट पे हमें पढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारे किसी भी लेक्चर के नोट्स चाहिए तो आप जाएंगे हमारी स्कोर प्लस की ऐप पे और वहां से PDF फॉर्म में हमारे नोट्स डाउनलोड कर लेंगे। थैंक यू सो मच।